स्पिरिचुअल और धार्मिक होते हैं, भले इस लाइफ में नहीं हो बट किसी लाइफ में आप ईश्वर के बंदे रह चुके या ईश्वर का आपके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है, तो ऐसे लोगों को वो लोग ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। क्योंकि यही कारण होता है, कई बार बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के लोग हैं, उनको सबसे पहले भगवान प्यारे हो जाते हैं। तो हमने काफी डीमंस के बारे में भी बात करी, राक्षस के बारे में बात करी, तो मुझे प्लीज कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपको भी भारी पड़ गया, बड़ी दिक्कत हो रही है। सो डीमन के केस में था, पास्ट लाइफ से उस लेडी को डीमंस ने, उसकी सोल को डीमंस ने कैप्चर कर रखा था। गालियां वगैरह देते हैं, फिर मुझे धमकाते हैं कि तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा, तू बचेगी नहीं। फिर मुझे धमकी आती है, हस्बैंड को धमकी दी जाती है, वहाँ पे इस रूम में जो भी उनको पकड़ रहा होता है उनको धमकी दी जाती है। कोशिश करते हैं कि वी कांट फोकस, कि हम उस पर प्रॉपर फोकस ना कर पाए एंड देन वो एक्सोर्सिज्म पूरा ना हो, टाइम निकल जाए। स्पिरिट कभी भी बॉडी में होती ही नहीं है। स्पिरिट ऑलवेज कैप्चर्ड योर ऑरा। आपका पोजीशन हमेशा आपके ऑरा से होता है, बॉडी से नहीं। जो मशीन है, जो वोकल बॉक्स है, वो तो सेम है, वो कैसे बदल सकता है? अच्छा, ये जो एग्जॉर्सिज्म होता है, मैं इसको एग्जॉर्सिज्म बोलता हूँ, आपकी प्रोनाउंसिएशन मैंने अलग सुनी, तो मुझे प्लीज दिखाइए एग्जॉर्सिज्म कैसे बोलते हैं? एग्जॉर्सिज्म ही बोलते हैं, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन लिटिल ब्रिटिश टच में है, बिकॉज ये इंडियन टच में नहीं है। इंडियंस को एग्जॉर्सिज्म पता ही नहीं है। अच्छा। फॉर इंडियंस इट्स अ झाड़ फूक। ओके, बट इन अ गुड, एक अच्छे क्लास में लोगे तो इट्स अ एग्जॉर्सिज्म मीन्स आप जब किसी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड आप उससे बात कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं, कॉलिंग टुवर्ड्स गॉड और समथिंग, डिवाइन पावर को बुला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्सिज्म। तो आप डॉक्टर देवी चौहान है, सो हाउ यू गॉट डॉक्टर? आप मतलब इसकी भी पढ़ाई होती है, फिर कैसे होता है ये? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट शॉर्ट में बताइए। इसमें डॉक्टरेट भी होती है एंड मुझे पुरस्कार भी मिला है एज ए ऑनरेरी, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, जो कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि आपके फील्ड के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं जस्टिस नहीं करूँगा अगर मैं आपके बारे में बताऊँ। आई नो दैट वेरी वेल। आप प्लीज़ बताएं कि आप क्या क्या आपके फील्ड के अंदर आता है और आप क्या क्या करते हैं। More than 70 to 80 modalities I know in occultism. Basically occult में जो भी है, आप तंत्र विद्या बोलो जी, आप साधना सिद्धि बोलो, आप हीलिंग बोलो, हर टाइप की हीलिंग मोडालिटी, आप स्पेल कास्टिंग बोलो, विच क्राफ्ट बोलो, हुडू, वुडू, एक्सोर्सिज्म, ऑफ कोर्स, डिमोनोलॉजी, एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एवरीथिंग। ऐसा कुछ है जो आप नहीं करते? नहीं शायद। अच्छा, जो डिमोनोलॉजी है, ये मेरे लिए कुछ नया है। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली अबाउट? इसमें 2 पार्ट्स हैं, मैं दोनों आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे। आजकल जो डिमोनोलॉजी सिखाई जा रही है, दैट इज टू टीच देम हाउ टू इन्वोक डीमंस एंड गेट वर्क डन विद थ्रू देम, which is, I believe, not appropriate. Demons, you are talking about the demons. Demons are not easy to deal with. आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपकी विश पूरी करने के अंडर आपसे क्या कुछ करवा जाएंगे। जब हमने डिमोनोलॉजी सीखी थी, तो when we studied, हमने सीखा था about demons, how to tackle demons, how to conversate with them, हाउ टू मैनेज विद देम। मतलब अगर किसी को पोजेशन होती है या उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिकली वो क्या है, हमने वो पढ़ा था। बट आजकल इन्वोकेशन ऑफ लूसीफर, इन्वोकेशन ऑफ ब्ला ब्ला डीमंस, में नाम नहीं लेना चाहूँगी, आजकल ये चीज़ चल रही है डिमोनोलॉजी में, विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, हम केसेस देखते हैं हमेशा कि किसी ने कैसा डील करा। जी। अभी मेरा इंटरेस्ट किसी और तरफ आ रहा है कि भाई इसमें पढ़ाया क्या जाता है। एज यू सेड कि हमें डीमंस के बारे में सिखाया गया है, तो क्या सिखाया जाता है डीमंस के बारे में? डीमंस के बारे में देखो, जैसे कि हम हमारे शास्त्र पढ़ते हैं। हाँ जी। हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, उनकी स्टोरी लाइन बताई जाती है। हमें काली माँ के बारे में बताया जाता है, भगवान शिव के बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से जब हम डिमोनोलॉजी करते हैं तो बताया जाता है व्हाट इज डीमन एंड हाउ दे वर्क। वही मुझे जानना है।
डीमंस का जो वर्क होता है, डीमंस का जो एक्चुअल मेन ख्वाहिशें हैं, मतलब लाइक उनकी इच्छाएं हैं, दैट इज व्हाट टू रूल अर्थ पे करना। एवरी ह्यूमंस उनके लिए एक गैजेट है। वो ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ह्यूमंस को लिवरेज मिली हुई है थ्रू गॉड कि एंजल्स हो चाहे डीमंस हो, दे कांट हार्म ह्यूमंस। उनको भगवान का एक लिवरेज मिला हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस आर अ वेरी नॉर्मल एंड जेंटल स्पीशीज अकॉर्डिंग टू गॉड, या आप कह लो भगवान के बनाए हुए सादे बंदे, प्योर सोल्स। अब डीमंस क्या करते हैं, इन्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं टू टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड, कि देख तेरे ही प्रिय बंदों को मैं तेरे ही या तो अगेंस्ट करूंगा या फिर उनको इतनी पीड़ा बचाऊंगा कि वो तेरे को छोड़ देंगे। सो जैसे आप कई इंग्लिश मूवीज में या हिंदी मूवीज में पोजेशंस देखते हो, कई पोजेशंस होती है जो अतृप्त सोल की या फिर ब्लैक मैजिक के दौरान होती है, और कई पोजेशंस होती हैं जो ऑटोमेटिक पोजेशंस होती हैं जो डीमंस जिनमें आते हैं। अगर हम हिंदी वर्ड में या हिंदी वर्ड में बोले, दैट इज अ राक्षसा। सो वी सेड राक्षस, राक्षस का स्थान इज अ हेल। ऐसे ही इंग्लिश यानी अंग्रेजों में इट्स अ डीमंस, जो नर्क की अग्नि में रहते हैं और उनको नर्क में ही जगह दी गई है। इस तरीके से डीमंस आपको स्लोली लालच देते हैं, पोजेशंस में आते हैं, आपको पहले टारगेट लेके फंसाया जाएगा, आपको अटकाया जाएगा या आपको एक्सट्रीम पेन दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई बिलीव, जो कि स्पिरिचुअल और धार्मिक होते हैं, भले ही इस लाइफ में नहीं हो बट किसी लाइफ में आप ईश्वर के बंदे रह चुके या ईश्वर का आपके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है या आप उनकी नज़रों में हो, तो ऐसे लोगों को वो लोग ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं। तो क्या यही कारण होता है, हम लोग कई बार बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के लोग हैं, उनको सबसे पहले भगवान प्यारे हो जाते हैं? नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर्म करने आए थे, भगवान का नाम उतना ही प्रचार करने आए थे, उतनी ही आपकी व्याख्या होनी थी, आपके थ्रू कुछ होना था। व्हेन दैट थिंग्स गेट डन, आपने उसको प्रॉपरली करा, बिना कर्म बाधा के, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, आपने निष्ठा से और ट्रस्ट से उस काम को करा, एंड व्हेन योर वर्क इज डन देन यू विल लेफ्ट इट, मतलब आप छोड़ दोगे उसको, आप निकल जाओगे अपनी नेक्स्ट जर्नी में, क्योंकि आपकी दूसरी जर्नी रेडी हो गई है। इस थोड़ी सी देर में आपने प्रूव कर दिया कि कितना ज़्यादा आपको पकड़ है अपनी चीज़ को लेकर। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेना चाहूँगा, ऑडियंस थोड़ी सी बोर होती है, वो एक्सपीरियंसेस सुनना चाहती है। तो हमने काफ़ी डीमंस के बारे में भी बात करी, राक्षस के बारे में बात करी, तो मुझे प्लीज़ कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपको ना वो आपको भी भारी पड़ गया, यार बड़ी दिक्कत हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर पॉडकास्ट में जाती हूँ, मुझसे ही पूछा जाता है कि आप पे भारी पड़ गया, बट यू कैन से गॉड ग्रेस, माँ काली का ब्लेस है मेरे पे, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ, आज तक उन्होंने किसी को भारी पड़ने नहीं दिया। क्या बात है। तो आप फिर ये बताइए कि आप किस पे भारी पड़ी? ऑलमोस्ट सब पे। अब मैं सवाल पूछने में थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि कैसे इसको और घुमा के पूछें। ओके, तो कोई ऐसा केस जिसमें आप भारी पड़ी हैं, ऑफ कोर्स सारे केसेस में भारी पड़ी है, लेकिन आपको पर्सनली वो सुनाने का मन कर रहा है कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग। सो इंटरेस्टिंग, मैं सच बताऊं तो मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं ना, वो लिटरली सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा। क्योंकि आई डोंट नो हाउ, मतलब मैं उतना प्रचार नहीं करती, आई एम नॉट इन दैट मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीथिंग मेड बाय माय हस्बैंड ओनली। क्योंकि मैं काम करती थी, मैं 15 साल की उम्र से इसमें हूँ एंड मैं काम करती थी, बट ही इज़ द वन जिन्होंने बोला कि तुम्हारी जो प्योरिटी है ये जाना चाहिए ताकि लोगों को सही और गलत का पता हो। तो क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। मैं भी यहीं से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि शायद आपने ये नहीं किया होता तो आप कैमरे पे भी मेरे सामने नहीं होती। ही इज़ द वन हु ब्रिंग मी इनटू द कैमरा ओनली, क्योंकि आई एम बिट ऑफ कैमरा कॉन्शियस, आई डोंट लाइक वीडियोज एंड ऑल, बट मतलब अगर आप मेरे काम की हिस्ट्री देखेंगे, सो आई एम प्रैक्टिकली वर्किंग सिंस 2011-12 एक्सोसिज्म में। तो सोचो कितने शूट्स होते, बट धीरे धीरे ही कन्विंस्ड मी कि नहीं, यू शुड गो। वो जब लाइफ में आए, ही पुश्ड मी कि
तुम्हारे जैसी पर्सनालिटी को आगे आना चाहिए टू अंडरस्टैंड पीपल की सच और गलत क्या है, क्योंकि फेकिंग आर ऑल्सो देयर। केसेस में ऐसा है कि मेरे पास मोस्टली केसेस इंटरेस्टिंग इसलिए आते हैं क्योंकि अब आप बोलो भगवान चाहते हैं या क्या, बट मेरे को हमेशा चैलेंज मिलता है केसेस के थ्रू। हाँ जी, प्लीज। और वो टफ केसेस होते हैं, जैसे मैं आपको डीमन का एक केस बताती हूँ। बिल्कुल। सो डीमन के केस में था, पास्ट लाइफ से उस लेडी को डीमंस ने, उसकी सोल को डीमंस ने कैप्चर कर रखा था। सो दिस इज अ वन डीमन। शी वॉज जैसे जोगने नहीं होती जो भगवान के मंदिर में से भजन कीर्तन करना, शी वॉज दैट इन हर पास्ट लाइफ। ठीक है। सो अब राक्षस ऊपर कैसे आते हैं? देखो, राक्षस के ऊपर आने का मतलब अर्थ पे आने के 2-3 तरीके होते हैं। आपने सुना होगा भूकंप आता है, तो जब धरती चीरती है तो वहां से भी अगर वो ऊर्जा बाहर आने का उनको रास्ता मिलता है दरारों से, तो वो बाहर आती हैं। सो समवेयर वहाँ पे कुछ ऐसी दरार थी जहाँ पर मंदिर था उससे थोड़ी दूर, तो वहाँ से शायद वो राक्षस ऊपर आया होगा। एंड वो जैसे भजन वगैरह करना, ईश्वर में विलीन लेना, तो वो उसमें मोहित हो गया। सो उस टाइम तो उसकी ऐश्वरिक शक्ति थी, डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड थी, तो वो उसको इतना कैप्चर नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। बट ही फॉलो दैट लेडी इन दिस लाइफ। दिस लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ लिटरली हेल्थी, किसी भी मदर फादर ब्रदर किसी से भी कोई रिलेशन नहीं, सबसे मतलब ऐसा था, उसको ऐसा कर दिया था कि सब उसके दुश्मन हैं। उसने शादी करी, उसकी एक बेटी है, हस्बैंड ने छोड़ दिया, हस्बैंड ने बेटी अपने पास रख ली, शी इज़ ऑल अलोन, मतलब दूर दूर तक उसका कोई नहीं है। एंड शी बिलोंग्स टू गुड फैमिली, बट उसका लिविंग स्टाइल, शी इज़ लाइक शी इज़ अ आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बट वो एक रूम लेकर सिर्फ रहती है, नो फर्नीचर नथिंग। सो दैट कंडीशन क्यों? क्योंकि उसको डरा दिया, उसको सबसे अलग कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली वो उसके कान में बोलता था ये तेरा दुश्मन है, मतलब उसको ऐसे इल्यूजन्स आने लगते थे, उसको फिट्स आने, मतलब एकदम माइंड में वो सब आने लगता था कि ये भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है। तो वो किसी से अलाइनमेंट बना ही नहीं पाती थी और उसकी हेल्प भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे हर कोई दुश्मन नजर आता था। ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता था उसका उस तरीके से। सो माई स्टूडेंट, मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरे से टैरो सीखते थे, तो उन्होंने उसको सजेस्ट करा था मेरे बारे में। हमने उसकी कंसल्टेशन करा, मैंने पूरा चेक करा कि मैंने बोला एक्सोर्सिज्म तो इसका होगा, बट एक्सोर्सिज्म से पहले हम प्रिपेयर करते हैं, कुछ टाइम के लिए हीलिंग चलती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस एक्सोर्सिज्म को झेलने के लायक होनी चाहिए। ओके। एक्सोर्सिज्म में बहुत एनर्जी लगती है, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं, अगर आपकी बॉडी पावरफुल नहीं है आप नहीं कर सकते। आपकी बॉडी एकदम अगर लूज पड़ जाएगी तो हम उसको निकालेंगे कैसे? इसलिए एक्सोर्सिज्म के टाइम पे कोई नशा नहीं होना चाहिए, आप कोई साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपकी बॉडी नशे में होगी तो आउटर एनर्जी का आपकी बॉडी पे काबू ज़्यादा होगा, हमारा काबू कम होगा। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ प्रोटोकॉल्स वी फॉलो। तो अब उसमें क्या था, हमारा सब ट्रीटमेंट वगैरह सब चालू हुआ। द डे उन्हें आना था, एक दिन पहले उसे फीवर चढ़ गया हाई। अब उसका मन जोर जोर से घबराया कि जाना नहीं है। सो मेरी स्टूडेंट को मैंने बोला था ये अकेले आ नहीं पाएगी, यू हैव टू कम विद हर। तो उन्होंने पूरी तैयारी करी एंड शी इज़ रियली वेरी नाइस कि उसने अपने खर्चे पे किसी को लेकर आना, इट्स वेरी बिग डील। सो वो लेकर आई उसको घर, मेरे घर के बाहर भी उसका ऐसा हो रहा था जस्ट यहाँ से भाग जाओ, मतलब वो आ नहीं पा रही थी अंदर, क्योंकि माई प्लेस इज लाइक कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी कांट एंटर्ड। तो भारी दिल ना धक 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 होने लगता है उनका, जो भी अगर नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होगा। तो वो लाई और मेरे घर में शी स्लीपिंग लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ बेबी, क्योंकि वो कई अरसों से सो नहीं पाती थी। तो यहाँ पर आके तो उसे लगा जैसे कि माँ के गोद में आ गया, एंड शी स्लीपिंग एंड स्लीपिंग एंड स्लीपिंग। और माई स्टूडेंट ऑल्सो गेट मतलब शॉक कि यार ये इतना सो कैसे रही है। मैंने बोला उसको सोने दो, बिकॉज हमें रात को परफॉर्म करना होता है 11:30-12 बजे के बाद। तो मैंने बोला उस टाइम पे उसका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। सो वो हमने जब करा, फिर जैसे अपना चल रहा था, फिर हम एक्सोर्सिज्म की प्रिपरेशन हुई, एक्सोर्सिज्म पे बात आई, रात को हम बैठे, हमें उसके ऊपर 4 अटैम्प्ट्स हुए, क्योंकि एक ही बारे में नहीं निकलता, अटैम्प्ट्स होते हैं, बीच में बॉडी लूज छोड़नी पड़ती है, रिलैक्स देना पड़ता है, वरना बॉडी नहीं बियर कर पाती। हमें थोड़ा सा ना प्लीज इमेजिन करवाइए वो क्या माहौल रहता है, कितना। मेरा एक स्पिरिचुअल रूम है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, वो टोटली लॉक्ड होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हीं चीज़ों को
बाहर नहीं जाने देती और उनको वीक करती हैं। सो प्रॉपर प्रिपरेशन करी जाती है बिफोर दैट, वो पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। मैं एग्जैक्ट सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, बट प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं, एनर्जी कॉलिंग होती है, उस जगह को सील किया जाता है विद द लॉट्स ऑफ मंत्रास एंड लॉट्स ऑफ चैंटिंग्स एंड प्रोटेक्शन शील्डिंग्स। उसके बाद उसके अंदर उसको लाया जाता है, फिर बिठाया जाता है। तो मुझे वो जानना है वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा होता है उस ड्यूरिंग। टाइम पे नॉर्मल होता है, उसकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, बट वो नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं सूर्य को बुलाती हूँ। हाँ, तब क्या होता है? उसके बाद उसका हाथ पैर मारना चालू होता है। कुछ पीपल आर वेरी क्वाइट, दे ट्राई टू फाइट, क्योंकि उनका अपने सोल पे कंट्रोल अच्छा होता है, क्योंकि पिछली लाइफ से दे वर वेरी स्ट्रांग। बट जो लोग वीक होते हैं इमोशनली, मेंटली और पास्ट लाइफ से भी वीक होते हैं, वो हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। तो ऐसे में उनका रिलेटिव या फिर मेरे हस्बैंड आके उनको पकड़ते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन चाहिए जिनको वो इमोशनली टारगेट ना कर पाए, क्योंकि वो गंदी गंदी बातें बोलते हैं। मतलब गंदी मतलब गालियाँ वगैरह देते हैं, फिर मुझे धमकाते हैं कि तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा, तू बचेगी नहीं। फिर मुझे धमकी आती है, हस्बैंड को धमकी दी जाती है, वहाँ पे इस रूम में जो भी उनको पकड़ रहा होता है उनको धमकी दी जाती है। तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ मुझे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तू है कौन, तेरा भगवान मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन। वो कंटिन्यूसली हमें बिजी करके रखने की कोशिश करते हैं कि वी कांट फोकस, कि हम उस पर प्रॉपर फोकस ना कर पाए, एंड देन वो एक्सोसिज्म पूरा ना हो, टाइम निकल जाए। बट हमें टाइम लाइन के अंदर उसको वीक करके करना पड़ता है, क्योंकि बार बार उस चीज़ को क्रिएट करना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग आते ही नहीं है, कौन नहीं आता है? मतलब एनर्जीज जिसको भी हम रिलीज कर रहे होते हैं वो आते ही नहीं है। फॉर द टाइमिंग वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके। सो हमें उन्हें सबसे पहले बंधन क्रिया में बांधना होता है कि वो भागे ना, वो आए, ताकि हम उसको प्रॉपरली निकाल कर उसको सेपरेट कर कर रिलीज कर सकें। एक मिनट, जब वो बॉडी में है ही नहीं तो उसको बॉडी में वापस बुलाकर फिर क्यों निकालना है? एक्सोसिज्म स्पिरिट कभी भी बॉडी में होती ही नहीं है। ओह, आपके शरीर में जगह कहाँ है कुछ घुसे? जरा अपना स्ट्रक्चर देखो, हाँ, कहाँ है जगह जहाँ कुछ घुसेगा? ठीक है। स्पिरिट ऑलवेज कैप्चर्ड योर ऑरा। और ओके, आपका ऑरा बहुत बड़ा है। ओ ओके, हाँ, सो बाहर का, ओके। या स्पिरिट वहाँ पे, अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स में, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर पीछे नजर आता है एनर्जी, राइट। या फिर साइड में नजर आता है, अंदर नहीं नजर आता। आपका एक्सप्रेशन आपके रूप बदल देता है, क्योंकि आपका ऑरा शेड कर दिया है। शरीर में भगवान ने इतनी जगह नहीं रखी है। तो अभी तक जो ऐसे हम तो नहीं बोलूंगा, मैं मानता रहूं गलत था, अंदर नहीं आता कुछ भी। नहीं, अंदर जगह ही कहाँ है, कैसे घुसेगा अंदर? आपकी सोल की जगह काफी दूसरी सोल कैसे घुसेगी? आप मर गए, आपकी सोल अंदर से निकल गई और उसकी बदले कोई और सोल एंटर कर गई, देन आपके शरीर में कोई और सोल है। आपका पोजीशन हमेशा आपके ऑरा से होता है, बॉडी से नहीं। बॉडी इज द इनर मोस्ट लेयर। क्या बात है, कुछ नया था मेरे लिए। अच्छा, हम इस प्रोसेस में थे अभी कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे। बुलाना इसलिए होता है, आपके क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि वो फॉर द टाइमिंग वहाँ पे अनप्रेजेंट दिखा रहा है, बट वो अनप्रेजेंट है नहीं। स्टिल ऑरा इज कैप्चर्ड बाय दैट एनर्जी, और हमें उस पर्सन को पूरा रिलीज करना है। वी नीड टू रिलीज। तो उस इफेक्ट को अगर मैं रूट को नहीं काटूंगी तो काम नहीं बनेगा। सो इसलिए हमें उसको सामने प्रेजेंट, एक्चुअली बेसिकली वो हिडन होता है, हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। हिडन कैसे होता है? आपके बहुत सारे लेयर्स ऑफ बॉडी होते हैं। पहले तो 5 शरीर बोलते हैं, फिर आपके चक्रास के 7 शरीर होते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी के बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, मेजर 7 लेयर्स। जिन 7 लेयर्स में ये अपने आप को छुपाते हैं, जिन 7 लेयर्स को ये 1 बाय 1 बाय 1 कैप्चर करते हैं। एक्सीडेंट में आपको तुरंत चोट लगती है, लेकिन पोजीशन में आप स्लो पॉइजन खा रहे होते हो, स्लो मरते हो। क्या होगा? पहले धीरे धीरे आपकी बॉडी वीक होगी, आपके आईज में डार्क सर्कल्स होंगे, आपके बाल झड़ने शुरू होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द क्रिया आप पे होना शुरू होगा। यानी कि एक एक लेयर आपका डाउन हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। जैसे किसी की मृत्यु आती है तो क्या होता है? बॉडी लूज एंड वीक, फिर सांस धीरे धीरे चलती है, आंखें पूरी ओपन नहीं होती, स्किन ढलने लगती है, चेहरे से आपका रौनक हटने लगता है, ठीक है, आपका ग्लो खत्म होने लगता है,
जिसे हम लोग तेजस कहते हैं, शरीर का तेजस कम होने लगता है, शरीर में ओजस कम होने लगता है। गॉट माई पॉइंट? इसी तरीके से ये भी जब आपको कैप्चर करते हैं तो धीरे धीरे आपके ऑरास को कवर करती हैं, और उस ऑरा, जो वो ऑरा जिस आपकी बॉडी में जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्टेड है जिस चीज़ से, धीरे धीरे उससे रिलेटेड आपका कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। एंड देन आप पूरा, जब सारे आपका पूरा बॉडी, एनर्जी बॉडी उसके कंट्रोल में हो जाती है, फिर आपका आता है 100% पोजिशंस, जिसके बाद आप नहीं रहते, यू बिकम समबडी एल्स, जो वो चाहता है। तो दिस इज़ द पोजिशन, एग्जैक्ट पोजिशन इसे कहते हैं, और ये सिर्फ वही जानता है जो एक्सोर्सिज्म करता होगा। एक्सोर्सिज्म की जब बात आती है, जितना बहुत हमें पता है, और हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमेशा मूवीज़ और ये सब रहती हैं, और उसमें हमने इतना देखा है कि आवाज़ चेंज हो जाती है। अगर वो लड़की है, कई बार मर्दानी आवाज़ हो जाती है कि तू कौन है, ऐसे करके। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जो मशीन है, यानी जिस मशीन से आवाज़ निकल रही है, जो बॉडी है, जो वोकल बॉक्स है, वो तो सेम है, वो कैसे बदल सकता है? बट आपका थ्रोट चक्रा तो उसके हाथ में है ना। योर 7 चक्रा, 7 बॉडी कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, तो वो जैसे चाहेगा उसको वैसे बुलवाएगा। और इसके पीछे कोई लॉजिक होता है कि आवाज़ चेंज करके ही क्यों बुलवाना है? नहीं, इसके पीछे देयर इज़ नथिंग लाइक अ लॉजिक, इट्स जस्ट कि वो अपना प्रेजेंस आपको दिखाना चाहता है या चाहते, डिपेंड्स कि मेल है कि फीमेल है। हाँ। तो वो अपना प्रेजेंस अगर आपको दिखाना चाहता है, मेल, अगर कोई मेल डोमिनेटिंग एनर्जी है और आप उसको काबू करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला उसको पोक कर रहा है, तो वो उसको दिखाएगा। तो क्या होता है, ये अपना पावर और अपना दबदबा दिखाते हैं। आपका डर इनका फूड है, आप डरोगे उनको आहार मिलेगा, आपकी ऊर्जा वीक होगी उनको आहार मिलेगा। सो दिस इज़ द थिंग, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़नी शुरू होती है, और यहाँ पर वो आपको डराना शुरू करते हैं। सो दैट इज़ वाई द वॉइस चेंज, कि आई हैव दिस कैपेसिटी जो तू सोच भी नहीं सकता। तो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, हम अभी इस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे कि आप कैसे परफॉर्म कर रही हैं। क्या होता है कि जब वो एनर्जी निकल रही होती है, वो माहौल क्या होता है, उस पर्सन पे क्या गुजर रही सबसे पहले तो फाइट चलती है बेसिकली, एक आध्यात्मिक और ऊर्जा की फाइट चलती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी हाथ पैर मारना शुरू करती है, क्योंकि वो सफोकेट कर रही होती है, और वो जो भी पर्सन है उसका बियरिंग पावर अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा। क्योंकि वो हाथ पैर मारना, फाइट करना, फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, हमें हर तरीके से डराने की कोशिश करी जाती है कि प्रोसेस रुक जाए। और अगर प्रोसेस आधे में रुक गया तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो मेरे हाथ से भी बाहर है और उसके हाथ से भी बाहर है, तो फिर वो जो मर्जी आए कर सकता है। तो हमें प्रोसेस बहुत टाइट रखना पड़ता है। तो उस टाइट प्रोसेस में हमें एक्शन कंटिन्यू, हमारी स्पिरिचुअल चैंटिंग और जो भी विधि होती है हमें कंटिन्यू करते रहना होता है। और उसके साथ ही साथ कन्वर्सेट करते रहना होता है, क्योंकि उसे वीक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप उसके बारे में जानते हो, दुश्मन को आप तभी कमज़ोर कर सकते हो जब उसके बारे में जान रहे होते हो। तो जब मैं विधि कर रही होती हूँ तो मैं उसका सब कुछ रीड कर रही होती हूँ, मुझे पता लग रहा होता है। वंस आई गेट द नेम और उसका वीकनेस, तो जैसे ही मैं बोलती हूँ तो वो पूरा वीक होता है, उस टाइम हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। तो बॉडी में से डिपेंड करता है क्या चीज़ है, कभी वो धुएं के रूप में निकलता है, कभी एक लाइट के रूप में निकलता है, कभी एक डस्ट के रूप में, कई बार उल्टी हो जाती है। तो डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपके काम को समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे लगता है कि आपको एनर्जीज दिखती होंगी। जी, क्वेश्चन काफी ऑल अबाउट साइकिक अजीब लग सकता है आपको। सो आप कहीं भी जाते हैं, आपको कितने फ्रीक्वेंसी पे लोग दिखते हैं, यानी कितने मीटर्स में कितने लोग दिखते हैं, कितने ऐसे इनविजिबल शक्तियां भरी हुई हैं? बहुत सारी हैं। अगर आप यहाँ पे इंसान जितने नहीं हो उतने वो हैं। क्या बात, अभी यहाँ पे आप आए तो आपको कुछ ऐसा दिखा या फिर दिखे? आपके बाहर वाले रोड पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे क्या दिखा उधर आपको? बहुत सारी एनर्जीज होती है, क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो धरती से उठ के ऊपर आती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड हो रही होती है। कुछ जैसे अभी आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, कुछ टाइम पहले शायद आपके यहीं पे आसपास कहीं लड़ाई भी हुई थी। मैं इतना बाहर जाता नहीं हूँ। हाँ, सो यहाँ लड़ाइयाँ ऑफेंस रहती हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखा कि शायद यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्बेंस भी बहुत रहती है, बहुत जल्दी तारे वगैरह ख़राब होती होंगी बाहर की।
मैं ये पूछने वाला था कि आपको कई एनर्जीज दिखती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी एनर्जीज होती है जिनको बहुत तलब होती है कि किसी को परेशान करना है, किसी की ऑरा को कमज़ोर करना है, जिसको हम ये बोलते हैं कि आत्माएं घुस जाना, जो कि अभी मैंने सीखा कि घुसती नहीं है। सेल्फ नहीं होती, डिपेंड करता है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है। और मोस्ट प्रोबेबली हर सोल आपको ऑब्जर्व कर रही होती है और आपको ऐसे देख रही होती है कि कभी आपसे उसको कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। किस तरह का बेनिफिट? देखो, भूख उनको भी लगती है, चाहते उनकी भी होती है, डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं। सो जब तक उनको उनके मैच की कोई फ्रीक्वेंसी, डिज़ायर और उनकी कॉलिंग नहीं होती, देखो बिना कॉलिंग के ना वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। या तो वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कराते हैं कि कॉलिंग हो, या तो बस छोटा छोटा आपको लड़वा दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो उससे उन्होंने एनर्जी, आपकी लड़ाई, आपके कलेश, आपके क्रोध, आपकी काम, आपकी वासना, इन सब चीज़ों से उनको पावर मिलती है। तो जितना आपके अंदर वो बढ़ता है और धार्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी कम रहती है, उतना ही इनको आप लोगों से डेली बेसिस पे स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती रहती है। इसके लिए उनको आपको पोजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से कई लोगों को मैंने देखा, उनकी बहुत गंदी आदत होती है दूध को बिना ढक के उबालने की, या ओपन खाना ऐसे ओपन छोड़ दिया 1-1 घंटे के लिए, फिर बाद में आके उसको ढका और वही खाना खा रहे हो। दीज थिंग्स आर फूड फॉर देम। ठीक है, आपके घर में पूजा पाठ नहीं हो रही है, दोपहर को 2-2 बजे पोछा झाड़ू लग रहा है। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों के लिए, सुबह लग जानी चाहिए, दोपहर का कोई सेंस नहीं रहता। हाँ, तो ये चीज़ इनके लिए इनविटेशंस बनती है। आपके घर में मिट्टी है, एंट्री गेट आपका साफ नहीं है, एंट्री गेट आपका डिस्टर्ब्ड है, तो वो भी इनके लिए इनविटेशन होता है कि या यू कैन कम एंटर, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ही ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है, लोग इसको देखना सुनना पसंद करते हैं। इंसान जो होता है ना, एक लेवल पे वो शैतान होता है, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कितना भी बोल ले, ओहो इसके साथ तो बुरा हुआ, लेकिन डीप डाउन वी आर एंजॉयिंग। हमें एक्सीडेंट देख के मजा आ रहा होता है तभी हम देख रहे होते हैं, हमें लड़ाइयाँ देख के मजा आ रहा होता है तभी हम देख रहे होते हैं। डीप डाउन में ये चीज़ ज़्यादा है, कारणवश कलयुग में कली का प्रभाव ज़्यादा है। देखो, अच्छा बुरा हर किसी के अंदर है, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर भी है। अच्छा बुरा मेरे अंदर भी है। एवरीबडी हैज़ अ वाइट एंड डार्क पार्ट, ठीक है। द डार्क इज अनमैनिफेस्टेड एनर्जी एंड द वाइट इज मैनिफेस्टेड एनर्जी। डार्क यानी जिसपे राज होता है काली का, ठीक है। काली इज अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, जिस ऊर्जा को आप कभी ना कंट्रोल कर सकते, ना रोक सकते, ना समझ सकते। इट्स आपकी सोच से परे है। वाइट इज द लिमिटेशंस, ठीक है। वाइट ऊर्जा इज कि आप दिखा सकते हो, आपका एक लिमिट है, आपका ये है, आपका सेट ऑफ वर्क है, ठीक है। अब अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज जिसे हम डार्क कहते हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कहते हैं, कई बार नेगेटिव चीज़ को जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं रहता, इज बिकॉज वो बहुत पावरफुल होता है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, जब हम इस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को अध्यात्म में लगाते हैं और इसको अलाइन करते हैं, तो वो आपको सुपरनेचुरल पावर में निकल कर आती है। जब हम एक्सीडेंट देखते हैं तो एक्सीडेंट देखने में, जैसे आप कह रहे हो, मज़ा आ रहा होता है। दैट इट्स नॉट अ मज़ा, इट इज़ समथिंग, आप कुछ अलग देख रहे हो, समझ रहे हो, यार ये कैसे हुआ। वो उसकी क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी कहीं ना कहीं अवेक हो रही है, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि उसको अलाइन करने के लिए, यू नीड अ गुड एजुकेशन, गुड नॉलेज, संस्कार जिसे कहते हैं। संस्कार इज ऑल अबाउट टू अलाइन योर अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। जिस घर में संस्कार नहीं होते, उस घर के पीपल, जो लोग होते हैं या संतानें होती हैं, वो ऐसी चीज़ों को देख के एंजॉय करती हैं, वो लोगों को पेन में देख के एंजॉय करती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि क्रोध, आप लोग क्रोध, काम, है ना, और लालच, ग्रीड, ये कलयुग के हथियार हैं। ये आपके अंदर वो डाल के रखता है, और काली का इन सब पे वास है ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके, पकड़ सके। तो दैट इज व्हाट द आचरण एंड द स्पिरिचुअलिटी। भले ही आप सुबह एक बार ही नाम जप करो, बट दैट विल कंट्रोल योर अनमैनिफेस्टेड जोन, जिसे डार्क जोन कहते हैं, या विदेशी भाषा में लूसीफर का हिस्सा कहते हैं। अच्छा, तो मैं इस सवाल पर आ रहा था कि बीच में ना आपने वासना का जिक्र किया था, तो मैं वासना से रिलेटेड कुछ टॉपिक अभी शुरू करना चाहता हूँ, तो उसका मैं बैकग्राउंड दे रहा था कि पीपल एंजॉय दीज थिंग एक्चुअली, इसलिए मैं उस वजह से आना चाह रहा हूँ।
सो वासना से रिलेटेड कोई केस आया है कोई, या फिर कोई एनर्जी ऐसा है किसी को वासना के पर्सपेक्टिव से परेशान करना या इस्तेमाल करना, एंड उस चीज़ से फिर आपने कैसे डील करा? जी, मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में भी इस बात का जिक्र किया था. देयर इज़ अ गर्ल, ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, और शी गॉट पोजेस्ड बाय काइंड ऑफ अ स्पिरिट जिसकी ना शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड स्पिरिट थी. स्पिरिट, ओके. ऐसा एनर्जी, मतलब आत्मा थी बेसिकली, और किसी रिलेटिव ने छोड़ी थी. एज एन डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे वो उसकी फैमिली को, क्योंकि इकलौती बेटी थी. बट वहाँ पर वो जो है ना, वो उससे लाइक दिल लगा बैठा. सो वो डेली रात को वो इंटीमेसी में उसके साथ होता था. और वो पोजीशनिंग बनते हुए हमने अपनी आंखों से देखी थी. जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा लाइक शी इज़ फेकिंग, क्योंकि ऊपर कोई नहीं होता है, बट उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वाज लाइक दैट. कुछ हो रहा है. हाँ, ठीक है. मैं देख सकती हूँ, मुझे समझ में आता है, क्योंकि भगवान ने वो दृष्टि दी है कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी. सो वो प्रॉपर वो पोजीशनिंग, मतलब मेरे को चैलेंज करने के लिए वो उसने मेरे सामने वो चीज़ें करनी शुरू करी थी. सो दैट वाज अ वेरी पेनफुल जोन फॉर मी, क्योंकि मैं किसी फीमेल के साथ ये होते हुए नहीं देख सकती. आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? हाउ डिड यू डील विद दैट देन? रिएक्शन, जो मैं रिचुअल और विधि करती हूँ, देन आई यूज दैट कि वो उस चीज़ को ना करे. ये कहाँ हो रहा था? उन्हीं के घर में हो रहा था? वी वेंट देयर. अच्छा, तो आपके सामने ही वो चीज़ें शुरू हुई? हाँ, एक्चुअली वो उसको ला नहीं पा रहे थे मेरे पास, क्योंकि लड़की आ नहीं पा रही थी, और वो लाते तो उसकी बॉडी पेन होता, मतलब वो चीखती फिर दर्द से. तो मुझे वहाँ जाना पड़ा. तो उस पार्ट में हमने वो उसके बेडरूम में फिर हमने पूरा सेटअप लगाया. तो व्हेन ही दैट एनर्जीज अटैक, उसने मेरे को दिखाने के लिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, विल डू, मैं करूँगा ये चीज़. तो उस टाइम पे उसको रोकने के लिए आई डू सच रिचुअल्स एंड ऑल. मेरे सामने उसने प्रॉपर वो करने की कोशिश करी, हो नहीं पाया. आई स्टॉप्ड हिम, बट द एनर्जीज आर लाइक दैट. वो अपनी डिज़ायर पूरी करते, और साल भर हो गया था उसको इस चीज़ से मोलेस्ट होते हुए. इनिशियली उसको पता नहीं लग रहा था. इनिशियली थिंग्स आर हैपेंड इन ड्रीम्स. उसे लगा नॉर्मल ड्रीम्स है, बट बॉडी एक शुरू हो गया था. जब ऐसी एनर्जीज आपके साथ रिलेशन में आती है, या आपकी बॉडी को यूज़ करती है, फिजिकल रिलेशन होता है, तो आपकी बॉडी से वो पूरी ऊर्जा सक कर लेती है. धीरे 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 आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है, क्योंकि दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट जोन. तो इस तरीके से तो हमने उसको डील करा था. लास्ट में पता चला था उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हुई थी, तो इस वजह से उसकी सारी इच्छाएं और चाहते रह गई थी. तो उस लड़की के थ्रू अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा था. उसे किसी तांत्रिक ने सिद्ध करा था, एंड इनके किसी रिलेटिव ने, चाचा या काका समथिंग कोई था, उसने इनके ऊपर छोड़ा हुआ था. थोड़ी देर पहले आपने थोड़ा सा एक बेसिक टच किया कि हर किसी के अंदर, या फिर हर किसी अंदर, तो मैं गलत बार बार नहीं बोलना चाहता, अंदर तो नहीं आती है. हर किसी को पोजीशन नहीं होता है, कॉलिंग होती है, उस वजह से पोजीशन होता है. जी. तो ये मैं अपनी जनता के बेनिफिट के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि किस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं पोजीशन के, और किस तरह के लोग थोड़ा ज़्यादा सेफ रहते हैं. ओके, सो इमोशनल पीपल्स, पेनफुल पीपल, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर बारी हर चीज़ के लिए रोते रहते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ वैसा क्यों हुआ. या फिर दोज हु एक्चुअली काइंड ऑफ अ सर्वाइवल, जैसे विक्टिम्स हो गए, या मोलेस्ट, ऐसे लोग जो मोलेस्ट हो रहे हैं या विक्टिमाइज हो रहे हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी कैप्चर्ड हो जाते हैं. जो मेंटली और इमोशनली वीक होते हैं, ऐसे लोग. या फिर ऐसे लोग जो कि हार्डकोर नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव जोन में रहते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में रहते हैं. ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं. हार्डकोर नेगेटिविटी मतलब क्या? जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि यार ये नहीं होगा मेरे साथ, वो नहीं होगा. एग्जैक्टली, नेगेटिव बातें करना जिसपे आप भगवान के प्रति विश्वास नहीं दिखा रहे हो. या फिर आप कह सकते हो कि गलत, जैसे डार्क काम करना, जो डार्क काम करते हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अच्छा, मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ. जो भी आपने पहना है, ये जो भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए उसको, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? जी. अगर होता है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा है, और हर किसी को क्यों करना चाहिए फिर? देखिए, हर किसी का तो मैं कह नहीं सकती, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं.
बट व्हेन वी आर इनटू दिस पार्ट, हम लोग एनर्जी से डील करते हैं, स्पेशली मेरे जैसी पर्सनालिटी. सो अगर आप मेरी तिलक की बात कर रहे हाँ जी. हो, तो तिलक इज समथिंग, आपका थर्ड आई होता है और आपका थर्ड आई बहुत सेंसिटिव होता है. तो तिलक से आप उसको शांत और अलाइन करके रखते हैं. और आपका तिलक एक बहुत ही यूनिक शेप में है, एक अलग डिज़ाइन है, इसका कोई मतलब है क्या? ये मुझे माँ ने दिया था, माँ ने दिखाया था कि यू शुड वेयर लाइक दिस, तो मैं इसलिए इसको ऐसे धारण करती हूँ. तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, गाइडेंस में माँ काली ने बताया था, तो आई वेयर लाइक दैट. और इधर भी है, और जो अंगूठियाँ हैं, सॉरी मैं शायद बहुत ज़्यादा गहनों को लेकर बात कर रहा हूँ, बट आई एम रियली क्यूरियस, इनका मतलब क्या है? क्रिस्टल्स आई लाइक, बट ये टाइम टू टाइम अगेन मुझे गाइडेंस में आया तो पहना हुआ है. एज इन मैंने कुछ बेनिफिट सोच के नहीं पहना, क्योंकि मैं कुछ भी धारण करती हूँ तो बेनिफिट सोच के नहीं करती. मुझे माँ टाइम टू टाइम गाइड करती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली धारण करती हूँ. एंड द लॉकेट यू कैन सी दैट इज ऑल्सो द गाइडेंस. ठीक है, लोगों को ना बड़ा स्टोरी टेलिंग पसंद होता है, ज़्यादा मैं बोर नहीं करना चाहूँगा, स्टिल मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी है, मैं वो भी नहीं छोड़ सकता. मैंने भी कुछ क्रिस्टल्स पहने हुए. मेरी एक ट्रेनी है, मैं उनको अपनी दूसरी माँ बोलता हूँ, तो शी इज़ ऑल्सो टैरो रीडर, तो उन्होंने मुझे ये सब दिया है. मैंने उनसे कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन स्टोन्स बी सो इम्पैक्टफुल इन योर लाइफ? इनसे क्यों लोगों को लगता है कि सुधार करती हैं ज़िंदगी में? दिस इज द अर्थ एलिमेंट. ओके, हाँ, ये धरती के गर्भ में बनी हुई, धरती की ऊर्जा से बनी हुई एक मैजिकल एनर्जीज होती हैं. हम भी इस धरती के अंदर रहते हैं, धरती के गर्भ के अंदर ही रहते हैं. ये डीप डाउन रहते हैं, हम अपर लेयर पे रहते हैं. ठीक है, जब इनकी ऊर्जा, जो इनके कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं और जो इनके जो कनेक्शंस इनके बनते हैं, ऊर्जा जो इनसे क्रिएट होती है, वो हमारी बॉडी के फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच कर जाए तो हमें बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी देती है, जिसके थ्रू वट एवर द रीज़न हमने उसको पहना है उसको फुलफिल करने में हेल्प करती है. चलो लेट्स गेट बैक टू स्टोरी टेलिंग. हम फिर से केसेस देखते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. अगेन हमने डीमंस के केसेस ले लिए, हमने ऑफ कोर्स दोनों में एग्जॉर्सिज्म था. कई बार वशीकरण जैसी चीज़, शायद इसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं, इससे भी आपको डील करना पड़ता है क्या? हाँ जी. तो इसका कोई ऐसा केस है, किस तरह का केस है, कैसे डील किया आपने? इसका केस है मेरे पास. वशीकरण तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है. हाँ जी. द थिंग इज कि हस्बैंड वाइफ थे और वाइफ को वशीकरण करा हुआ था हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड ने. अरे बाप रे. ठीक है, ओके. जो हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे थे, दोनों बॉयज़ थे उनके. और काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैंने इनसे डील करा था. सो मतलब ऐसा होता है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, उसको उस लेडी के प्रति ना फिजिकल इंट्रैक्शन था. तो जैसे हस्बैंड का जो था ट्रैवल का काम ज़्यादा था, तो जैसे वो बोल देता था कि एक बार घर पे देख लियो, अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ तो चेक कर लियो, क्योंकि वो नियर बाय रहते थे, शायद 2 गली छोड़ के. तो धीरे धीरे उसने लेडी को वशीकरण करना शुरू करा टू गेट फिजिकल विद हर. तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे ना वो लेडी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, बट अट्रैक्शन उसको होने लगा होगा. हाँ, दिल आपका नहीं चाहता, बट समहाउ आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाते. क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है. एंड व्हेनेवर वो सामने आता था तो वो जैसा बोलता है, शी स्टार्ट डूइंग दैट. तो धीरे धीरे पति ने वाइफ में चेंजेस नोटिस करे और क्लोजनेस नोटिस करी, बट उसने किसी से पूछा नहीं. तो किसी ने उनको मेरा सजेशन दिया था, तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने चेक करा था, तो वशीकरण करा हुआ था. एक्चुअली उसको उसके घर का एक्सेस था, तो लड़की की जो भी बिलोंगिंग्स थी उसको इजीली एक्सेस थी. सो उसकी कुछ जैसे यूज़ करी हुई चीज़ें, जैसे लिपस्टिक वगैरह लेकर ना उसने उसको करा, फिर लिपस्टिक जैसे गिफ्ट विफ्ट में दे दिया. तो वो जितना वो उस चीज़ को यूज़ करती थी उतना ही वो उसके प्रति अट्रैक्ट होती थी. तो ऐसे में मैंने बोला था कि आपको या तो दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो बार बार ट्राई करेगा. आपको रीच आउट किसने किया? हस्बैंड ने. तो उसने रियलाइज कैसे किया कि यार ये सब चल रहा है? क्योंकि बीवी में ना चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि जब आपके ऊपर वशीकरण होता है ना, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, आप कंट्रोल में नहीं होते हो. समहाउ ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड बुला रहे तो हस्बैंड से चिढ़ना, हस्बैंड को टच नहीं करने देना,
अब ऑफ कोर्स बंदा 4-5 दिन बाद या 10-15 दिन बाद आता है टूर से, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेगा। और दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। उसकी बीवी अलग बिहेव करने लगी, उसके इवन वो कह रहा था कुकिंग स्टाइल तक में चेंजेस आ गए। द वे ही लाइक टू ईट वो वैसा नहीं बनाती थी, द वे हिज फ्रेंड लाइक टू ईट वो वैसा कुक करने लगे थे ऑटोमेटिकली। यस, सो वो उसको बड़ा अटपटा लग रहा था कि भाई पीछे से ऐसा क्या हो रहा है, समथिंग हैपेंड या कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि उसकी लव मैरिज थी तो उसकी वाइफ ऐसे नहीं थी। और कोई बड़ा भी घर पे नहीं था, सब मतलब विलेज में रहते थे वो लोग, यहाँ रहते थे तो। और जो वो लड़का था वो अनमैरिड था, मतलब उसने शादी, मतलब वो गैम्बलिंग बॉय टाइप्स नहीं होता, वो वैसा था। तो इसलिए उसके हस्बैंड को थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने ही उसको बोला था देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। और इसकी वाइफ पहले कहती थी कि मत क्या करो, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट उसने बोला नहीं मैं पीछे से नहीं होता हूँ, मुझे टेंशन होती है, तो वो आना जाना करेगा तो इट कुड, तो इसलिए उसको उस पर ना डाउट हुआ। सो जब धीरे धीरे हमने उसका इलाज शुरू करा तो वो लड़की रातों को ना चीखती थी, हाथ पैर मारती थी, वो घर से बाहर निकल जाती। 2 बार ऐसा हुआ कि वो घर से बाहर निकल गई थी, सड़क में से उसके हस्बैंड उसको पकड़ के लाए थे, क्योंकि उपाय करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से भागने की कोशिश, मतलब वो वशीकरण में ना वो भागने की कोशिश करते हैं कि वो आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो काफ़ी टाइम लगा, मतलब कम से कम हमें 6 मंथ्स लग गए थे उस चीज़ को रिवर्स करने में, उसको रिलीज़ करने में। एक दिन में नहीं हटता ये, लोग कहते हैं एक दिन में, एक हवन में, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फिर बाद में क्या हुआ इसका, पोस्ट द प्रोसेस पता लगा कि कौन कर रहा था? उनको यही अपना घर था उनका, मैंने बोला देखो अब क्या होता है ना, ईगो पे आ जाती है। मैंने उनको बोला द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप उसको घर को शिफ्ट कर लो। 3 महीने के अंदर पहले उन्होंने कहीं रेंट पे वहाँ से, मतलब उसने अपने फ्रेंड से रिलेशन तोड़ा तो बार बार वो घर पे आना और भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, और बहुत सारा इस तरीके से, फिर कभी कभी कुछ लाना, और मोस्ट प्रोबेबली वो वाइट चीज़ें लेकर आता था उसके हस्बैंड को भी कैप्चर करने के लिए। तो मैंने मना कर दिया था कि घर पे कुछ वाइट नहीं बनेगा, इवन दूध भी वाइट नहीं होगा, तो दूध में भी आप हल्दी डाल के रखो। तो वो सारा कुछ प्रोसेस बताया था, तो वो ऑब्जर्व करने लगा था कि ये कुछ तो हो रहा है जो ये मुझे नहीं बता रहा है। फिर मैंने बोला बेस्ट है कि आप ना घर चेंज कर लो, बट घर इस टाइम पे चेंज होना चाहिए कि जब वो प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो पीछा ले सकता है। तो माइट भी वो कहीं गया था, उसको पता लगा तो ही एडजस्ट। तो उस दौरान वो काफ़ी दूर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, और शिफ्ट करने के बाद काफ़ी दिन तक वो लेडी बहुत बेचैन और हाथ पैर मारना और चीखना चिल्लाना उसका जारी रहा, करीब 15-20 दिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो गेट डाउन होना शुरू हुई, रिलैक्स होना शुरू हुई, शांत होना शुरू हुई। फिर हमारा ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म हुआ। फिर उनका कोई कनेक्शन, उसने उस बंदे के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा, फेसबुक वगैरह सब कुछ उसने ब्लॉक करके चेंज कर दिया था कि वो कहीं से भी अप्रोच ना करे। तो काफ़ी टाइम तक वो ऑनलाइन भी एक्सेस, मतलब जैसे फेसबुक वगैरह उस टाइम ज़्यादा चलता था तो वो ये सब नहीं करते थे, सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर ली थी। इवन लड़की का नंबर भी चेंज कर लिया था और उन्होंने खुद का भी कर लिया था। अच्छा, जब से मैं पॉडकास्ट करने लगा हूँ तब से ना मुझे कुछ चीज़ समझ आने लगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड साधना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किस चीज़ की साधना करी हुई है या फिर नहीं करी है? बहुत सारी चीज़ों की साधना करी हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली साधना इज़ समथिंग, ईश्वर को साधना, ईश्वर का नाम लेना फॉर मी। सो बहुत तरीके से बहुत सारी करी हुई है। साधना क्यों करी जाती है? अगर करी जाती है तो कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर भगवान को, पर्टिकुलर एनर्जी को क्यों चूज करता है? क्या हर एक भगवान की अलग स्पेशलिटी होती है, अलग तरह की आपका पावर दे देते हैं? आपकी सोल कॉलिंग होती है मेरे हिसाब से, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रही हूँ, मैं कृष्ण को साध रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा, मेरी सोल उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब कृष्ण भक्ति में अलग अलग टाइप की साधनाएं हो गई। मेरी इष्ट माँ काली है जो इस लाइफ में एंसेस्ट्रली मेरे साथ हैं, ठीक है, और शायद कई जन्मों से भी वो मेरे साथ रही हैं, तो उनकी मैं भक्ति और साधना उनकी भी दोनों करती हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट कि मेरा सोल कैसे कनेक्ट करता है, मेरा सोल किस तरफ झुकता है, या क्या चीज़ मुझे संपूर्णता देती है। जब आप किसी भी एनर्जी से डील करते हैं, जितना बहुत मुझे समझ आया है, चांसेस काफ़ी हैं कि वो एनर्जी का इफेक्ट आप पे भी आता है। कई बार ये होता है कि आप पे भी पड़ जाता है
कम नहीं है, 100% चार्जेस होते हैं। हाँ जी, तो आप के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो बताइए, अगर नहीं हुआ है तो व्हाट डू यू डू टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स? मेरी असिस्टेंट बैठी है, शी नोज मेरे बैक पे कितने स्क्रैचेस हैं, घाव बनते हैं, स्क्रैच होते हैं। जितनी बार मैं जितने भी केस लेती हूँ मैं अफेक्टेड होती हूँ, और मेरी बॉडी पे हर केस का निशान है। जैसे एक फौजी के बॉडी पे लड़ाई का निशान नहीं होता तो आपका वॉर जोन होता है ये। मेरा वॉर जोन होता है, मेरी बॉडी पे हमेशा निशान लगते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे हल्का सा डिटेल में बताएं कि निशान किस वक्त आ रहा है, वो प्रोसेस करते हुए आ रहा है, फिर बाद में जब आप अपने घर में सो रहे हैं? डिपेंड्स। जैसे कि हम रिचुअल कर रहे हैं, हाँ, और उस टाइम मैं जब हीलिंग कर रही हूँ, उसको रिलीज़ कर रही हूँ, तो वो एनर्जी उस टाइम मेरे पे अटैक करती है, तब निशान आते हैं। कई बार पता नहीं होता निशान बन जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रोटेस्ट कर रहा होता है और लड़ रहा होता है कि वो मैं जो क्रिया कर रही हूँ वो उस पर असर ना करे, तो गुस्से में आकर निशान बनते हैं। कई बार जब एक्सोर्सिज्म हो चुका होता है, डन हो चुका होता है, तो उसको मेरे को कुछ नुकसान करके जाना होता है, तब स्क्रैचेस आते हैं। सो हमारे यहाँ पे एक है कि एक्सोर्सिज्म होने के बाद मेरा एक लैम्प है, काफ़ी पुराना है, मतलब वो दैट एशियन लुक का लैम्प है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। उसी का बल्ब टूटता है एवरी एक्सोर्सिज्म के बाद। मैंने बहुत सारे बल्ब ला के रखे हुए हैं कि मुझे पता होता है इस बार ये रिलीज हुआ, ये बल्ब फूटेगा वो फ्यूज़ हो जाता है। हाँ। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, मतलब एक्सोर्सिज्म का जितना झटका नहीं लगा उतना गाड़ी को खर्चा लग गया मेरा। सो इस तरीके से भी हादसे होते तो हैं। आप किसी ब्रांड का स्पॉन्सर क्यों नहीं ले लेते कि भाई देखो हर बार मेरा ये फूटेगा मैं आपसे लूंगी तो मुझे स्पॉन्सर करो? नहीं, ऐसा मतलब मेरा वो नहीं होता। मेरा ये होता है कि जिस टाइम क्लाइंट मेरे पास आए ना, हाँ, तो वो पूरा फ्री होकर जाए, मेरी पूरी कोशिश हो रहती है। तो सवाल मेरा ये था कि हाउ डू यू डील विद दिस देन, जब आपको पता है कि आप पे अटैक्स होने वाली हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ शील्ड डू यू क्रिएट? शील्डिंग तो मेरे घर में हमेशा रहती है। हाँ। हर तरीके की, मतलब देयर इज़ 2-3 तरीके की शील्डिंग जो मैं करती हूँ, और वो होना भी ज़रूरी है। हम इवन हीलिंग करो, रिचुअल करो, कुछ भी करो, आप जिसके लिए कर रहे हो उसकी प्रोटेक्शन, और आप कर रहे हो आपकी प्रोटेक्शन, और आपके पूरे परिवार की प्रोटेक्शन होनी ही चाहिए, और मैं करती ही हूँ। बट एज इफ नाउ एक ऐसा बैटल फील्ड आता है जब वो ऊर्जा और आप रूबरू होते हो, क्योंकि एनर्जी टू एनर्जी कन्वर्सेट होता है। फिजिकली आपको नहीं दिख रहा होता, बट हमारी ऊर्जा वाइज लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तो उस टाइम पे देखो, युद्ध में उतरोगे तो स्कार्स तो आएंगे। अच्छा, हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ने लगे हैं, बट ख़त्म करते करते मैं 2 सवाल अलग अलग पूछूंगा। एक एनर्जी डेमन्स को लेकर, दूसरा वशीकरण से रिलेटेड। एक्चुअली मैं प्रिकॉशंस पूछूंगा। सो जब भी डेमन्स की बात आती है, एनर्जीज की बात आती है, जो आप पे अटैक करते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस या फिर उपाय बोलते हैं जो लोग हिंदी में इस चीज़ को बताते हैं, वो क्या होने चाहिए? हाउ कैन वी बी सेफ फ्रॉम देम? देखो, सेफ का सबसे बड़ा आजकल के टाइम पे ना सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, घर में ना पूजा पाठ आजकल मैं कम देख रही हूँ। माइथोलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं है, भजन कीर्तन नहीं है। मैं ये बिलीव करती हूँ आपके घर में ये होना चाहिए। आपके मुंह पे एटलीस्ट किसी भगवान का नाम तो होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने माइंड को स्ट्रांग रखो। और आप जब घर के बाहर कई लोग ऐसे होते हैं, वियर्ड चीज़ें देखते हैं तो उसको जान के क्रॉस करके चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। डोंट डू दैट। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नींबू देख रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो, आपको साइड से होकर जाना चाहिए। जिस जगह पे आपकी अंतरात्मा, मतलब आपकी सिक्स सेंस अलाउ नहीं करती, सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं है या उसके पास नहीं। हर किसी को लगता है यार यहाँ कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। उसको शायद हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड नहीं, सिक्स सेंस होता है। ओके, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड का रीडिंग इज अ डिफरेंट। अच्छा। वो अलर्ट नहीं, वो नॉलेज मोड है। ओके, ठीक है। तो जब आपको वो सेंसेशन होती है ना, आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। चैलेंज मत करो कि देख लेंगे। हाँ, चैलेंज मत करो। चैलेंज मीन्स यू आर कॉलिंग देम। वो आपके चैलेंज को एज अ कॉलिंग लेते हैं, फिर वो आके आपके पास आपको तंग करते हैं। दूसरा, जब भी आप बाहर से कई लोगों से हम मिलकर जाते हैं, आप घर पे जाके सबसे पहले हाथ और पैर धो, अपनी ऑरा को क्लेंस करो,
अपने आप को स्ट्रेंथफुल रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है आप अच्छी डाइट लो, अपना एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मंदिर जाओ, 2 बार नहीं जा सकते तो 1 बार जाओ, वहाँ पे पूजा पाठ और वहाँ के जो भी आरती भजन के जोन में जब आप जाते तो वट एवर द नेगेटिव वो क्लियर हो जाता है, और कुछ गड़बड़ होगी ना तो वो आपके सामने आ जाएगी। देखो ट्रीटमेंट तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको पता होगा कि गड़बड़ है, लेकिन अगर आप गड़बड़ को समझ ही नहीं रहे हो और बिलीव नहीं कर रहे हो तो काम नहीं करेगा। आपके ना बोलने से तो बीमारी नहीं है ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना कि मैं तो नहीं मान रहा मुझे बीमारी है। यू हैव टू फेस इट। ये तो हमने एनर्जीज को लेकर बोल दिया। अब दूसरी चीज़ है वशीकरण, और वशीकरण में जितना मैंने जाना कि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वशीकरण करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि उस आदमी को इसका एक्सेस था घर का, सो लिपस्टिक और ये सब चीज़ें। Exactly. तो क्या क्या चीज़ों से वशीकरण होता है और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हर चीज़ से हो सकता है। आपके चश्मे से हो जाएगा, क्या बात आपकी घड़ी से, आपके रिंग से, आपकी चप्पल से, वट एवर द बिलोंगिंग्स यू हैव। इसलिए आप अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री में देखा होगा तो पहले के लोग क्या कहते थे कि बेटा किसी और के पहने हुए मत पहनो, अपना कपड़ा उधर। आजकल क्या है, अरे मैं तेरा ये टॉप पहन लूँ, हाँ पहन ले। अब क्या पता सामने वाले की इंटेंशन क्या है। देखो घर का भेदी लंका ढाए, चीज़ें तो बाहर तभी जाती है जब आपके अपने इन्वॉल्व होते हैं। मेड्स के थ्रू किसी ने मेड को फंसा लिया, 2-4 पैसे दे दिए, ज़रा दीदी के घर से ही ला दियो, काम तमाम, टिश्यू पेपर ही ला दे, मेड को लगेगा टिश्यू पेपर ही तो है। आप समझ रहे हो बात को? तो किसी भी तरीके से इवन आपकी जो मंथली साइकिल का प्रोडक्ट मैं आने वाला है, था कि बॉडी फ्लूइड्स का कितना बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल, वो तो सबसे खतरनाक रोल होता है। किसी को वशीकरण फिजिकल रिलेशन के थ्रू आप उसको लंबे टाइम तक गुलाम बना के रख सकते हो। बॉडी फ्लूइड के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कैप्चर और बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं, इवन आपका थूक। दैट इज़ वाई जब फीमेल्स इधर उधर लिपस्टिक भूल जाना, ये सब करना नहीं करना चाहिए। स्पेशली फीमेल्स को अपने बिलोंगिंग्स बहुत ध्यान से रखना चाहिए। पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे पुरातन काल में फीमेल्स की चीज़ें कभी ओपन अप नहीं होती थी। आजकल मॉडर्न करके सब ओपन। इट्स नॉट अबाउट द मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्स थिंग, इट्स अबाउट कि फीमेल्स की ऊर्जा बहुत सेंसिटिव होती है। इट्स अबाउट योर ओन सेफ्टी। यस, रात को मैंने कई देखा है, रात को फीमेल्स की बिलोंगिंग्स स्पेशली अंडर गारमेंट्स बाहर रहते हैं, नहीं रहना चाहिए। स्पेशली फीमेल्स का या फिर स्पेशली फीमेल्स का या फिर मेल्स भी नहीं रह सकते? एवरीबडी, मेरे हिसाब से तो एवरीबडी। बट फीमेल्स क्यों? फीमेल्स का ऑरा लाइट होता है। मैं बेसिकली फीमेल्स आपकी घर की लक्ष्मी है, वीनस है आपके घर का, आपके घर की प्रोस्पेरिटी है, आपके घर की लग्जरी है। जब आपके घर की वीनस ही स्थिर नहीं है तो आपको आपका घर बचाएगा कौन? आइदर इट इज़ योर मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ, योर डॉटर, व्हाटएवर। आप समझ रहे हैं? तो हम ये चीज़ भूल गए हैं मॉडर्न के चक्कर में। इट्स नॉट अबाउट द मॉडर्न, इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी। कि कब किसकी क्या नज़र पड़ जाए, यू नेवर नो। जब कोई भी इंसान किसी भी तरह की दिक्कत में पड़ जाता है, वो आपसे जुड़ते कैसे हैं? मतलब उनको आपका एड्रेस पता होता है, पहुंच जाते हैं, या फिर उनको आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या पता होता है? सिंपल गूगल पे जाके डॉक्टर देवी चौहान टाइप कर दो, यू विल फाइंड मी। फिर भी मेरे साइड से मैं ये कोशिश करूंगा कि जो कोई भी हमें अभी देख रहे हैं, मैं इसको और आसान बनाने के लिए समथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, समथिंग इन द कमेंट्स में दे दूंगा। आई विल आस्क यू फॉर दैट, ठीक है? आप मुझे प्लीज प्रोवाइड करना, मैं वो दे दूंगा, सो दैट पीपल कैन इजीली कनेक्ट विथ यू। और मैं आपका बहुत 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 थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस सेशन more than a podcast it was a conversation where I personally learnt a lot of things, especially आत्मा अंदर नहीं घुसती है, वो आपके ऑरा को अफेक्ट करती है। जी, थैंक यू सो मच। कभी आपका फिर से इधर आने का मौका आपको मिला, do please drop me a text and we'll again do a podcast and we'll do a lot of interesting things. Thank you so much for watching. आपके क्यों बोल रहा, thank you so much for watching. Thank you so much people. इतना सारा प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं and do connect with Dr. Devi Chauhan. Thank you so much for watching and that's a wrap on this video.